लेकिन डिसिप्लिन, आप जो रूल्स बनाते हो उसे फॉलो करना है, कितने देर तक फॉलो कर सकते हो, आपका लिमिट क्या, मेंटल लिमिट क्या, वो ज्यादा मैटर करता है। पापा कहते हैं ये अच्छा नहीं, ये इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, इसमें ये जुआ जैसा है, वो सब कुछ। पैसे तो नहीं थे, वो अपना पैसा लगाता था, यानी कि 1 महीने 2 महीने तक वो 500,000 रुपये बचा के रखता था, उसी में ही ट्रेड करता था। 1 महीने के अंदर में जितना भी लॉस किया था 7-8 महीने में, वो सब रिकवर हो गया था। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, लेकिन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करता था, और ये बहुत बड़ी दिक्कत थी आज की दुनिया में। जब आप आज की जनरेशन को देखेंगे ना, तो यूथ भी बहुत बड़े होते हैं। मतलब जब आप टीनेजर हैं उस टाइम पे भी आपको एक हंगर आ जाता है कि जैसे मैं हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बहुत सारी और किताबें पढ़ रहा हूँ, वैसे भी स्टॉक मार्केट भी एक किताब है। मेरे को मिली नहीं है लेकिन स्कूल में, बट मैं निकाल लूँगा, ढूंढ लूँगा इसको कहीं ना कहीं से। आज की तारीख में नॉलेज जो है वो एक्सेसिबल है, ऑनलाइन जाके आप कहीं से भी सीख सकते हैं। लेकिन जो हंगर है ना, जो ड्राइविंग फोर्स है, जो वो पैशन है अंदर से, वो खुद ही निकाल पाए। वो मतलब यू कांट टेक इट फ्रॉम एनीवेयर, वो अंदर ही रहेगा आपके। आज विवेकानंद साहू जो कि 14 साल की उम्र में 9th क्लास में था ये लड़का, जब उसने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, आज भी 16 साल का है, आज भी बहुत बड़ा नहीं है उम्र में। इस पॉडकास्ट में आप टेक्निकलिटी सीखेंगे, लेकिन ज़्यादा ये सीखेंगे कि अपने अंदर का ड्राइविंग फोर्स, अपने अंदर का वो पैशन कैसे जगाएं। स्टॉक मार्केट को एक रियलिस्टिक तरीके से देखें। देखो, जो बच्चा 14 साल का है ना, उसको लिए पैसा 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 नहीं है। स्टॉक मार्केट, बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग जो आते हैं स्टॉक मार्केट में, उनके दिमाग में होता है करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, बस अमीर बन जाना है और बहुत जल्दी बन जाना है। लेकिन जो बेस होता है, किस तरह से बनना है, रास्ता क्या है, क्या क्या लगेगा उसको करने के लिए, अपने घर वालों को, अपने आसपास के लोगों को किस तरह से बनाना है, उस चीज़ को समझाना है, कॉन्टेक्स्ट बिठाना है। विवेकानंद साहू स्कूल में बैठ के, यूनिफॉर्म में बैठ के, अपने पेरेंट, अपने प्रिंसिपल, अपने टीचर से परमिशन लेके, क्लास में कैमरा लगा के इन्होंने हमारे साथ पॉडकास्ट किया। दैट शोड, ये दिखाती है चीज़, बहुत कुछ सिखाती है चीज़। अगर आप सीख पाएँ तो इस पॉडकास्ट को बहुत आराम से, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी कुछ मिलेगा और आपका जो माइंडसेट है मोस्ट लाइकली चेंज होगा। चेक इट आउट। विवेकानंद साहू, 16 साल की उम्र है यार तुम्हारी। माय गॉड यार, मैं डबल से भी ज़्यादा होता हूँ। बट एनी वे, सो नाइस टू सी ऑल दिस यार। बहुत मज़ा आता है जब इंडिया में अपन ये सब देख रहे हैं, और स्पेशली छोटे शहर में। और कमिंग फ्रॉम उड़ीसा से हो आप, टांगे एरिया से हो, हाँ। अभी आप कटक में हो, है ना? नहीं नहीं, अभी मैं स्कूल में हूँ सर। मैं स्कूल में हूँ, मैं गंजाम में हूँ अभी, स्कूल में। अच्छा, ओके ओके। हाँ, उड़ीसा और एक डिस्ट्रिक्ट है। अभी अकेले रहते हो या फैमिली के साथ रहते हो यहाँ पे? हॉस्टल में रहता हूँ। और कब से रह रहे हो हॉस्टल में? 6th से। 6 से। तो खुद से जीना, हाँ। खुद को संभालना तो तुम्हें आ ही गया होगा। आई कैन सी दैट। यस सर। वाओ मैन। अच्छा, तो वैसे तो अपन सवाल, शायद अगर तुम्हें ध्यान हो, पहला सवाल अपन यही पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, स्टॉक्स, स्टॉक इक्विटी, एनीथिंग, कैपिटल मार्केट्स, ये ऐसा जो वर्ड है, इसके बारे में व्हाट वाज द टाइम, कब सुना, कब समझा, मतलब टेक्निकली सही तरीके से कब समझा इस चीज़ को? अभी आप 16 साल के हो, पता नहीं कब उस, क्या एज होगी, वॉक मी थ्रू दैट। सर, मैं पहले तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब गेम्स में लगा रहता था, मूवीज, वेब सीरीज वगैरह देखता था। लेकिन एक दिन यूट्यूब में बस स्क्रॉल करते करते हम्म। एक बार बस वीडियो आ गया एक स्टॉक मार्केट के बारे में। तो अच्छा। मुझे लगा ये चीज सही है, मुझे ट्राई करना चाहिए। मैं जब छोटे उम्र का था तब से मेरा मन रहा है कि सारे नई चीज को ट्राई करने के बारे में। मैं सिर्फ ट्रेडिंग भी नहीं, कालीग्राफी कर लेता हूँ, और थोड़ा बहुत बीट बॉक्सिंग कर लेता हूँ, वॉइस एक्टिंग भी आती है, और ऐसे बहुत चीजें आती है सर। ओ बॉय। इसलिए तो मैं सोचा कि थोड़ा बहुत ट्रेडिंग भी देख लिया जाए, ट्राई कर लिया जाए। तो मेरा लीगल एज भी नहीं था। मैं पापा को बोला कि पापा ये ऐसा अकाउंट खोलना चाहिए। वो बोले क्यों, उनको समझाए, अराउंड 10 दिन 15 दिन लगे। उसके बाद फाइनली अप्रूव हो गया। तो पहले स्टार्ट किया वैसे ही कुछ। बट पहले जब पापा को बताया तो पापा क्या कहते? पापा कहते हैं ये अच्छा नहीं, ये इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, इसमें ये जुआ जैसा है, वो सब कुछ। ऐसा क्या किया, ऐसा क्या कहा कि मान गए वो फिर 15 दिन में? मैं बोला कि इसमें जो भी बनेगा वो मैं छोटा छोटा कैपिटल लगाऊंगा। मैं पहले बोला उन्हें समझ भी नहीं थी इतना कि स्टॉक मार्केट होता क्या है एक्चुअली में। मैं उन्हें अच्छे से बैठ के समझाया कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, एक कंपनी का कैसे छोटा सा पार्ट आप खरीद सकते हैं, उनका ओनर बन सकते हैं। जैसे पापा का जो फेवरेट कंपनी था वो टाटा था उस टाइम में।
टाटा का सारी चीजें उन्हें पसंद आती है, तो वो बोला अब टाटा को भी ओनर बन सकते हैं। उनके कंपनी में एक छोटा सा कैपिटल इन्वेस्ट करते हुए, तभी जाकर बहुत दिनों के बाद माने थे। उनको उनकी भाषा में समझाया कि जो वो हाँ कर सके जिस, तो दुखती रग पे हाथ रख दिया विवेकानंद तुमने। ओके, क्या एज क्या थी तुम्हारी तब और किस क्लास में पढ़ते थे? नाइन्थ नाइन्थ में पढ़ता था मैं। अराउंड 14 साल का, 15 साल, 14-15 साल हो गए। क्या बात है यार, इतनी उम्र में! सचिन तेंदुलकर जी ने 16 साल की उम्र में शायद डेब्यू किया था, तुम्हारा 14 साल की उम्र में डेब्यू हो गया यार। क्या बात है! मैं सीरियसली, दिस इज़ द न्यू बेंचमार्क फॉर अस, क्योंकि शायद देखा होगा कुछ और यंगस्टर्स, सुपर टीनेजर्स ने भी दे हैव कम एंड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, बट 14 साल का तो नहीं है हमारा, दिस इज़ द रिकॉर्ड कि उससे कम। आई होप कि मुझे और भी यंगस्टर्स मिले जो कि टेक्निकली सही तरीके से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओके, तो घर वाले मान गए, उनके पापा के नाम पे डीमैट अकाउंट खोल लिया? पापा के नाम पे ही खोला था। पैसे पैसे कहाँ से लाए? पैसे तो नहीं थे, वो अपना पैसा लगाता था। यानी कि 1 महीने 2 महीने तक वो 500-1000 रुपये बचा के रखता था, उसी को उसी में ही ट्रेड करता था। जेब खर्चे में से, पॉकेट मनी? हाँ। पापा से अलग से पैसे नहीं मांगे? नहीं। मांगे नहीं कि दिए नहीं? नहीं, मांगा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा था कि किसी के लाके इन्वेस्ट नहीं करना है, वो उससे मैं आज से भी फॉलो करता हूँ। जो भी हो जाए, लोन का अमाउंट या किसी के माँ के, ट्रेड नहीं करना है, इन्वेस्ट नहीं करना है। तो जो पहला ट्रेड किया था वो किस बेसिस पे किया? पहला ट्रेड तो वो तो कंप्लीट स्पेकुलेशन था, वो अच्छा, हवाबाजी बस। जूस जोश था कि ट्रेड करना है, इसलिए ट्रेड कर दिया सर। उसका कुछ एनालिसिस नहीं था, कुछ भी नहीं था सर। इंट्राडे था, क्या था? इंट्राडे था सर। ओके। पहला ट्रेड मुझे अब भी याद है, मैं शायद यस बैंक में किया था। ओ। मुझे पता भी नहीं था वो क्या होता है। वो न्यूज में आता था, इसलिए यस बैंक में गया, क्वांटिटी कहीं बेचा था और वो लॉस भी हुआ था यार। अब इस पॉइंट इन टाइम पे तुम्हें कब रियलाइज़ हुआ विवेकानंद कि यार अब स्कूल की किताबें तो पढ़ ही रहे हो, कुछ और भी पढ़ाई करनी पड़ेगी? ये कब रियलाइजेशन हुई, जब लॉस हिट हुआ? हाँ, लॉस तो पहले मैं बहुत किया था, लेकिन मेरा लॉस का जो एक्चुअल होता था ना, मेरे पास इतने कैपिटल नहीं थे। हम्म। तो इसलिए मैं पहले 500 रुपये लगाता था और फिर से लॉस होता था। तब कुछ देर के बाद मेरा तो एक अकाउंट ही खाली हो गया, अब कैसे ट्रेड करूंगा। हाँ। उसके बाद 1 महीने ऑफ रहता था, ट्रेड नहीं कर पाता था। उस टाइम में मैं पढ़ता था, सीखता था। उसके बाद फिर से 500 रुपये हो गए। ओ। मिनिमम अमाउंट जो लगाने का, जो ऐड करने का रहता है, वो 500 रुपये रहता है। इसलिए 500 रुपये जब हो गए, फिर से डालता था अकाउंट में और फिर से ट्रेड करता था। 2-4 दिन में अकाउंट पूरा ब्लो हो जाता था। उसके बाद फिर सीखता था, ऐसे ही मेरा जर्नी था कुछ 1 साल तक। उसके बाद जब मुझे पता चला कि टेक्निकल्स कुछ भी नहीं है, बस डिसिप्लिन होना चाहिए, तब मैं ज्यादा ज्यादा सीरियसली लेके पढ़ने लगा। टेक्निकल्स कुछ नहीं है, डिसिप्लिन होना चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ? टेक्निकल्स ना एक यानी कि 10 साल के बच्चे को भी दोगे, वो भी अच्छे से समझ जाएगा कि मार्केट में क्या होता है। मैथ्स है या जो इमोशंस है, वो सेंटीमेंट है। लेकिन डिसिप्लिन, आप जो रूल्स बनाते हो उसे फॉलो करना है। कितने देर तक फॉलो कर सकते हो, आपका लिमिट क्या, मेंटल लिमिट क्या, वो ज्यादा मैटर करता है। ओके, ये थोड़ा मुझे प्रैक्टिकल तरीके से बताओ। ये तो ठीक है, कहीं अपन पढ़ भी लेंगे लाइन, तुमने कैसे यूज़ किया इस चीज़ को? मैं पहले तो, मेरा कुछ स्ट्रैटेजी नहीं था। हम्म। मैं ट्रेडिंग को बस देख रहा था कि ये इजी सोर्स ऑफ मनी है। हम्म। तो इसलिए मैं, एक बिजनेस प्लान नहीं था मेरे पास, ना रिस्क मैनेजमेंट की कोई स्ट्रैटेजी थी, यानी कि मेरा बिजनेस को बढ़ाने का कुछ भी नहीं था। हम्म। और ट्रेड के कोई सेटअप नहीं था, रिस्क पर ट्रेड, रिस्क पर वीक, रिस्क पर मंथ, वो भी कुछ नहीं था। इसलिए मेरा डिसिप्लिन भी ब्रेक हो रहा था। डिसिप्लिन कैसे ब्रेक हो रहा था, अगर मैंने एक एक दो लॉस कर लिया, उसमें मेरा क्वांटिटी बढ़ा देता था। और एक क्वांटिटी, यानी कि एक एक ट्रेड में कैपिटल कितना रखना रखना है, वो पता नहीं था मुझे। इसलिए जब थोड़ा ज्यादा लॉस हो रहा था, मैं सारा ट्रेड लगा देता था और एक ट्रेड में भी मेरा अकाउंट खाली हो जाता। इसके बाद मैं समझा, तो पहले कैपिटल को प्रिवेंट करना पड़ता है, उसके बाद जाके ट्रेडिंग आती है। और उसके बाद डिसिप्लिन में शिफ्ट हुआ कि कैसे डिसिप्लिन रखना है। यानी कि जब लॉस हो रहा है तो कैसे स्क्रीन को बंद करके निकलना है बस। हाँ, अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तब भी लालच में नहीं आके ट्रेड को कट करना है। पहले पहले तो लॉस को भी कट करने में प्रॉब्लम आती है थोड़ी सा। हम्म। लॉस हो रहा है तो थोड़ा ऊपर उठ जाए तो मैं कट कर लूंगा, ऐसा ऐसा आता है दिल में। जब अपना पैसा लगता था ना, तो वो फीलिंग ही आती है। इमोशंस तो भर भर के बाहर आती है। तो जब ये पैसा तुम्हारी पॉकेट मनी जो सेव करते थे जा रहा था बार बार, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 3 4 5 महीने तो गया होगा, तो तुम्हें दुख नहीं होता था कि यार मेरे पॉकेट मनी, मैं कुछ भी कर सकता था? सर सच सर सच बोलूं तो मैं रोया भी था। 2-4 बार रोया भी हूँ इसके लिए। सर, पॉकेट मनी आया है और 1 महीने का मेहनत का पॉकेट मनी है, 2-3 दिन में जाएगा तो दुख होगा ना सर। ऑब्वियसली। तो फिर क्यों क्यों ऐसा क्या मन को खुद को कह रहे थे कि यार मेरे को करना है, कोई बात नहीं, लॉस हुआ है, रो भी रहे हो लेकिन फिर भी कर रहे थे, ऐसा क्या था फिर? छोड़ देते? मुझे
मुझे सीखने में मजा आता था सर। मुझे बस ये चाहिए ट्रेडिंग अच्छे से सीख जाओ, उसके बाद छोड़ दूंगा। बस एक बार और ट्राई कर दो, एक बार और ट्राई कर दो, बस एक बार और ट्राई कर दो, यही मैं बोलता रहता था खुद से। जब ट्रेडिंग आ जाए तब छोड़ दूंगा, बस एक बार और ट्राई कर दो, ये बोलता रहता था बस। ट्रेडिंग आ गई तो छोड़ थोड़ी दोगे, ट्रेडिंग आ गई तो फिर तो छोड़ ही नहीं पाओगे फिर तो। यस सर। ओके, ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के एलन मस्क हो गए यार अपन तो। जो बार बार नुकसान खाने के बाद फिर वापस आ जाता है और कैपिटल के साथ। यस। ओके, तो घर वालों को बता रहे थे कि तुम ये कर रहे हो पॉकेट मनी के हाँ, साथ? घर वालों को बता रहा है, नहीं पॉकेट मनी का ये करा, ये नहीं बताया था। पॉकेट मनी तो उन्हें लगता था मैं उड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं बचा के रखता था। नहीं बट तो फिर ओके, तो उनको ये रियलाइजेशन थी कि तुम्हारा नुकसान हो रहा है या कुछ कुछ आइडिया नहीं है, बस तुम्हारे को ही पता है सिर्फ? हाँ, नुकसान हो रहा है ये बस मुझे ही पता था। ओके, क्योंकि उन्हें लगता था वो कैपिटल इतना ज्यादा लगता नहीं है, बस 500,000 जो उसके पास है वो कर रहा है कुछ, ऐसा कुछ आइडिया था तो उन्हें। तुम्हारे कोई स्कूल में सर्कल में कोई था नहीं तुम्हें जो तुम्हारा साथ दे रहा हो, या तुम इकट्ठे मिलके बात करते हो स्टॉक मार्केट की कहीं पे? हाँ, बात तो सब करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा इंटरेस्ट किसी को भी नहीं रहता। लेकिन बात सब करते हैं कि ये क्या है, ये थोड़ा समझा दे, बेसिक इसका क्या है, वो सब बात करते हैं सब। नहीं तो कोई कोई सो तुम अकेले ही थे पूरी अपनी पूरी दुनिया में जो करे जा रहा था ट्रेडिंग, और बिना कोई मेंटरशिप के, बिना कोई समझ के, या यूट्यूब जैसे यूट्यूब से शायद सीखा हो, तो फिर कैसे सीख कैसे रहे थे कि इवॉल्व कैसे हो रहे थे, अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर रहे थे? सर पहले मैं जब समझा कि माइंडसेट ही मेन की है, इसलिए मैं अपना माइंडसेट बिल्ड करने को बैठ गया। अच्छे अच्छे बुक्स ला लिया, यानी कि मार्क डॉगल्स का जो है ट्रेडिंग इन द जोन, डिसिप्लिन ट्रेडर। और सबसे ज्यादा मुझे हेल्प किया द श्रीमद् भागवत गीता ने, क्योंकि उसमें से मैं अपना डिसिप्लिन ही पूरा बिल्ड कर लिया। और माइंडसेट ऐसा आ गया कि जो भी हो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद और जो ट्रेडिंग इन द जोन है वो भी थोड़ा बहुत सीखा, रिस्क और प्रोबेबिलिटी के बारे में उसमें भी बहुत सीखा। और डिसिप्लिन ट्रेडर में ये बताया कि किस कैसे इमोशन को होल्ड करके रखना है, इमोशन को निकालने नहीं देना है। ब्रेन ब्रेन से डिसाइड करना है, यानी हार्ट से नहीं। थोड़ा थोड़ा एक्सट्रापोलेट करो, थोड़ा इसको एक्सप्लेन अगर कर पाओ, कि अगर कोई जानना चाहे कि उनको ये किताबों की तरफ जाना चाहिए, विच आई एग्री विद, किताबें आर वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न, और तुम्हारी तो उम्र ही है किताबों की में रहने की, तो कुछ स्पेसिफिकली स्कूल की टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ रहे हो और साथ में ये वाली बुक्स भी पढ़ रहे हो, कुछ स्पेसिफिक्स ऐसी चीज़ें हैं जो तुम लाइक कैरी कर रहे हो उन किताबों से, कि तुम्हारी इस उम्र के लिए, अब तुम्हारी लाइफ के लिए अब वो तुम्हारे साथ रहेंगी? पहले हम दिक्कत क्या होती है इस एज में ना, हम किताबें तो पढ़ते हैं लेकिन फिक्शनल नॉन फिक्शनल नहीं पढ़ते, और कुछ अलग अलग किताबें भी आती है वो सब पढ़ने लगते हैं। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि पहले किताब पढ़ने से पहले उस किताब के बारे में रिसर्च करो, ये आपका काम का है या नहीं। वरना आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, पढ़े जा रहे हो, खत्म भी होगा लेकिन सीखने लायक कुछ भी नहीं है। तो पहले डिसाइड कीजिए आप इस किताब से सीख क्या सकते हो, उसके बाद किताब पढ़ने के लिए चाहिए। मैं ये बोलना चाहूंगा। ओके, चलो बुक उठा ली हमने, कोई पढ़ने का तरीका तुम नोट्स बनाते थे कुछ अलग से ताकि तुम्हें वो चीज़ें प्रैक्टिकली अप्लाई करने में मुश्किल ना आए? कैसे मेक श्योर करते थे जो तुम सीख रहे हो वो तुम अप्लाई भी कर रहे हो? वो मैं ऐसे करता था, एक कॉपी बनाता था मैं अपना, जिसमें मैं बुक का समरी पहले लिखता था। उसके बाद उनमें से अंडरलाइन करके हाईलाइट करता था। उसके बाद छोटा छोटा पेपर में मैं नोट्स बना के रखता था कि मैं कब इंस्टेंटली यूज कर सकता हूँ, कब आगे जाके यूज करता हूँ, और कब मैं टाइम आने पे यूज कर सकता हूँ। तीनों सेक्शन रहता था, इंस्टेंट वाला एक, आगे जाके एक, और टाइम आने पे। तो वैसे मैं डाइवर्सिफाई करता था कि मैं रियल लाइफ में इसे यूज करूँ। और कुछ बुक सिलेक्ट करने से पहले मैं उसका बुक का रिव्यूज देखता हूँ, और बुक का समरी भी देख लेता हूँ यूट्यूब में जाके। और उस राइटर का अगर टेट तक वगैरह कुछ हो तो वो भी देख लेता हूँ, उसका माइंडसेट जानने के लिए, ताकि मैं मेरा टाइम वेस्ट ना हो। नॉट बैड यार, बहुत। दीज आर गुड गुड थिंग्स। सिर्फ किताब नहीं, ऑथर को भी, और ऑथर को सुन के आ रहे हो ताकि तुम्हें कंफर्मेशन हो जाए कि जिसने किताब लिखी होएगी उसका वर्थ भी है, हाँ। उसका थॉट प्रोसेस क्या है। ओके, किताब हाँ, पढ़ भी ली तो अच्छा, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता से क्या सीखा तुमने? पहले तो मैं कर्म योग सीखा, यानी कि जब कर्म करना है वो किसी की भाव में नहीं आके करना है। ओके, और कि कोई भी रिवॉर्ड को एक्सपेक्ट करके नहीं करना है, बस प्रोसेस को एंजॉय करना है, और प्रोडक्ट अपने आप आता रहेगा। और एक बार भी सीखा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, दुनिया में कुछ बुरा ही नहीं है। अगर आपका छोटा भी 1 सेकंड भी डिले हो रहा है वो भी कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, या कुछ बुरा हो रहा है वो भी कुछ बहुत अच्छे के लिए ही हो रहा है, ये भी सीखा। क्या बात है यार, तुम्हारी एज के हिसाब से जो तुम बातें कर रहे हो ना, माय गॉड। तो ये दीज जब तुम बात करते हो ऐसी अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ,
एक अलग लेवल का रिस्पेक्ट या एक अलग लेवल का, उनको हैरानी नहीं होती कि तुम किस जोन की बातें कर रहे हो भाई? हाँ, हैरानी तो होती है और बहुत रेस्पेक्ट भी करते हैं कि बहुत अच्छा बंदा है। एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ता लेकिन ज्ञान बहुत अच्छा है। स्कूल का एकेडमिक्स में तो फेल हो जाएगा लेकिन लाइफ में बहुत सक्सेस करेगा, ऐसा कुछ बोलते हैं। क्या बात है यार, ये लाइन तो ज़बरदस्त पावरफुल लाइन बोली है जिसने भी बोली है कि स्कूल का पता नहीं लेकिन लाइफ में फेल नहीं होएगा। अच्छा, स्कूल के अपनी पढ़ाई में इम्पैक्ट आया? क्योंकि तुम नाइन्थ क्लास से कर रहे हो, नाइन्थ और टेंथ तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, प्लस टू भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सर 9 10 तो वो वैसे कुछ दिक्कत नहीं आई। अब तो मैं कॉमर्स में जो पढ़ रहा हूँ उसमें बहुत इजी लग रहा है मुझे, क्योंकि बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी का जो थोड़ा बहुत ज्ञान भी मुझे मेरे पास था, जैसे कि बैलेंस शीट एनालिसिस, वो सब तो होगा रहेगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा नया चीज भी सीख रहा हूँ टीचर से, अकाउंटेंसी के बने। और बिजनेस स्टडीज में तो थोड़ा बहुत आ भी जा रहा है और नया चीज भी सीख रहा हूँ। इसलिए 11 12 में थोड़ा दिक्कत नहीं होगा, इतना तो पता है। जो भी सीखूंगा वो आगे जाके कहीं ना कहीं पे काम आएगा। और 9 10 में जो था वो इतना कुछ दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे उस समय में लॉकडाउन था, इसलिए आराम से टाइम मिल जाता था। ओके। पढ़ाई तो सिर्फ एग्जाम के पिछले दिन ही होती थी। वो तो खैर हर हर एक की कहानी है। अच्छा, किस किस फॉर्मेट, ट्रेडिंग के किस किस फॉर्मेट में तुम्हारा एक्सपीरियंस हो चुका है अभी तक? कौन से फॉर्मेट में तुम इतने सक्सेस नहीं मिल पाई तुम्हें, और कौन से फॉर्मेट तुम्हारा फेवरेट बन चुका है? मैं कहने का मतलब है, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, डिलीवरी ले रहे हैं, ऑप्शंस में राइटिंग, ऑप्शंस में बाइंग सेलिंग, या किस तरफ हैज़ बीन? सर मैं इस टाइम में एक्टिवली जो फ्यूचर ट्रेड कर रहा हूँ, परपेचुअल फ्यूचर क्रिप्टो का ट्रेड कर रहा हूँ। अच्छा। और ऑप्शंस में मैं ऑप्शन राइटिंग कर रहा हूँ, क्रिप्टो में भी और स्टॉक्स में भी। लेकिन वो निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतना ज्यादा ट्रेड नहीं कर पाता हूँ इंडियन मार्केट में, क्योंकि वो दिक्कत होती है टाइम का थोड़ा बहुत, क्योंकि स्कूल खत्म होने के बाद नहीं कर पाता। लेकिन क्रिप्टो में डेल्टा एक्सेस में करता हूँ सर, क्रिप्टो ऑप्शंस। और जब शुरू करी थी नाइन्थ टेंथ में, तब स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म में डिलीवरी लेते थे या क्या करते थे? नहीं, वो इंट्राडे करता था। स्कूल के टाइम पे? नहीं सर, वो उस समय तो लॉकडाउन था। सक्सेस मिली वहाँ पे कुछ? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला था, बस लॉस किए जा रहा था। लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला था, जैसे जर्नल मेंटेन करना है। 7 8 महीने के बाद मैं सीखा कि रिस्क पर ट्रेड भी कुछ होता है, कितना परसेंट का रिस्क लेना है। उसके बाद जर्नलिंग भी शुरू कर दिया था उस टाइम में आके। लेकिन पहले तो बहुत लॉस किया हूँ सर, 7 8 महीने एकदम लॉस में गया है मेरा दिन। पहली बार तुम्हें कब लगा कि अब समझ में आ गया है, अब मैं लगातार प्रॉफिट कमा सकता हूँ? पहली बार, और किस फॉर्मेट में था? हाँ सर, पहली बार जब मैं सीख रहा था कि रिस्क पर ट्रेड क्या होता है, तब मुझे समझ में आया कि मैं अब प्रॉफिट कमा सकता हूँ। क्योंकि मेरा कुछ डिस्क्राइब रिस्क ही नहीं रहता था और रिवॉर्ड भी गलत आ जाता। मुझे लगता था कि मेरा प्रॉफिट के टाइम में कम प्रॉफिट हो रहा है और लॉस के टाइम में ज्यादा हो रहा है। इसलिए ओके। जब मुझे पता चला कि रिस्क पर ट्रेड भी क्या होता है, तो इस उस टाइम मुझे लगा अब मैं प्रॉफिटेबल बन गया। तो उस चीज़ को कंटिन्यू कैसे किया? थोड़ा मैं सजेस्ट करूँगा, थोड़ा याद करो उस इंस्टेंस को जब तुम इस दौर से गुजर रहे थे, और क्या मन में क्या चल रहा था खुद को। सी, उस टाइम वो एक ऐसा टाइम होता है हर एक ट्रेडर की लाइफ में, हर एक ट्रेडर की लाइफ में नहीं आता, बट जो थोड़ा सक्सेसफुल हो जाते हैं, एक ऐसा ट्रांजिशन पॉइंट आता है, टर्निंग पॉइंट आता है, जहाँ पे उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा, दिस रूल वर्क्स फॉर मी, ये चल मेरे लिए वर्क करता है ये। लेकिन उस चीज़ की कंफर्मेशन भी लेता है फिर ट्रेडर। कंफर्मेशन हो गई, उसके बाद उसको इम्प्रोवाइज़ करता है, मतलब उसके ऊपर और बिल्ड करता है, क्योंकि अभी नींव रख ली है उसने अपने इस ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी की। वो टाइम पे जानने की कोशिश करो और सोच के बताओ कि किस तरह से तुम्हारा ये फेज़ बना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वो तो मेरा पहली बार था जब मुझे रिस्क पर ट्रेड के बारे में पता था। मुझे लगा था कि मेरा हो गया, बस यहाँ से मैं प्रॉफिट करना शुरू कर दूंगा। लेकिन तब मेरा खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि फिर भी लॉस हो रहा था। तो मैं अपना एक स्ट्रैटेजी बनाया था। एक पहले पहले मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी बनाया कि बस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है। उसके बाद आरएसआई डाइवर्जेंस देखना है, बस इतना सा। और कॉन्फर्मेशन के बारे में लिखता था मैं, पूरा स्ट्रैटेजी लिखा। उसके बाद रिस्क पर ट्रेड डिसाइड किया। रिस्क मैनेजमेंट का पूरा, रिस्क पर वीक, रिस्क पर मंथ, रिस्क पर ईयर भी डिसाइड किया हूँ। उसके बाद ट्रेड ट्रेड एग्जीक्यूशन के बारे में भी बहुत फोकस किया। तब मुझे लगा कि हम मैं प्रॉफिटेबल बन गया। और वो वाकई में था भी सर, क्योंकि उसके बाद बैक टेस्ट भी किया अच्छे से, तो हो गया सर। वहीं से मैं प्रॉफिट करना शुरू कर दिया। ओके, और अपने कैपिटल को इंक्रीज़ किया जब पता लग गया कि दिस इज़ वर्किंग?
नहीं सर, कैपिटल को तो तब इंक्रीज नहीं किया था। तब मैं जब मुझे ये सब पता चला, ये स्ट्रैटेजी बनाने लगता, तो मैं स्टॉक को छोड़ के क्रिप्टो में शिफ्ट हो गया था। क्योंकि स्टॉक में क्या रहता है, रिस्क पर ट्रेड आप मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास कैपिटल ही इतना नहीं था। 500,000 रुपये कैपिटल रहते थे, तो कैसे रिस्क पर ट्रेड को मैनेज करता। इसलिए जब मैं क्रिप्टो में शिफ्ट हो गया, तो उसमें लेवरेज ज्यादा रहता है। तो छोटा क्या अमाउंट से भी ना बड़ा ट्रेड लेके वो अपना रिस्क पर ट्रेड को मैनेज करता था मैं। और व्हाट वाज योर वे ऑफ डूइंग इट क्रिप्टो में? किस तरह से करते थे फिर? टेलर्स के क्रिप्टो की तरफ आए भी कैसे? मतलब क्यों आना अच्छा लगा? अभी क्या समझ है क्रिप्टो के बारे में? हाँ, मैं क्रिप्टो में इसलिए शिफ्ट हुआ, क्योंकि पहले जब स्टॉक्स कर रहा था उसमें मैं अपना कैपिटल को मैनेज नहीं कर पा रहा था। क्योंकि मेरे पास कम कैपिटल था, बहुत कम कैपिटल था। इसलिए मैं सोचा कि मुझे कैपिटल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो मैं बढ़ा नहीं सकता था, मेरे पास पैसे तो नहीं थे। इसलिए मैं सोचा कि मैं अगर क्रिप्टो में शिफ्ट हो जाऊंगा, तो मैं लेवरेज से हेल्प से अपने कैपिटल को मैनेज कर सकता हूँ। इसलिए मैं क्रिप्टो में शिफ्ट हो गया। और क्या, व्हाट डू यू थिंक, क्रिप्टो है क्या? क्रिप्टो, सबको लगता है कि वो एक स्कैम है, जो इन्हें नहीं पता, लेकिन मुझे तो लगता है वो फ्यूचर है। क्योंकि जो ब्लॉकचेन का जो टेक्नोलॉजी है, उसमें सब कुछ है आने वाले समय में। क्रिप्टो में और सारे करेंसीज भी जो रहता है, वो एक शेयर्स की तरह ही होता है। एक कंपनी का करेंसी है, तो वो शेयर की तरह ही है। जैसे स्टॉक्स में प्री डिफाइंड शेयर्स अलर्ट होते हैं, वैसे क्रिप्टोज में भी ना प्री डिफाइंड कॉइन्स होते हैं। और वो सब रहता है सर, उसके आगे उसके कंपनी के बारे में भी सारे डिटेल्स होता है, वो करती क्या है, वो कॉइन किस लिए बनाई होती है, किस लिए यूज होती है, वो भी रहता है सर। इसमें टेक्निकल्स चलते हैं, इंडिकेटर या पैटर्न्स? ये सर इंडिकेटर पैटर्न वो तो हर एक फाइनेंशियल मार्केट में चलते हैं, लेकिन दिक्कत ये है, थोड़ा कहीं पे एक्यूरेसी थोड़ा ज्यादा देती है और कहीं पे एक्यूरेसी थोड़ा कम। सर क्रिप्टो में ट्रेड करने जाओ तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, पहले मार्केट स्ट्रक्चर देखिए, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बहुत कंफर्मेशन की तरफ जाइए, यानी कि वॉल्यूम की तरफ, तो हो जाएगा सर। ओके, किस क्रिप्टो करेंसीज में मेजरली यू ट्रेड? सर मैं अगर फ्यूचर परपेचुअल फ्यूचर ट्रेड करता हूँ, तो मैं इथेरियम क्लासिक ईटीसी में ट्रेड करता हूँ। क्योंकि वो थोड़ा पसंद है मुझे पर्सनली, क्योंकि उसका वोलेटिलिटी भी थोड़ा कम रहता है और मूवमेंट भी बहुत ज्यादा देता है। और अगर मैं ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ क्रिप्टो में, तो मैं इथेरियम में ही ट्रेड करता हूँ। अच्छा, वहाँ पे लेवरेज कितना मिल जाता है तुम्हें? लेवरेज तो परपेचुअल फ्यूचर में तो मिल जाता है अराउंड 75x का, लेकिन मैं तो अब लेवरेज ही यूज नहीं करता। बस 5 से 10 में रखता हूँ लेवरेज। और ऑप्शंस में भी लेवरेज नहीं यूज करता। क्या, व्हाट इज योर कैपिटल राइट नाउ? सर कैपिटल तो क्रिप्टो में अराउंड 7 लाख अराउंड होगा। ओ माय गॉड! 7-8 लाख। कहाँ 500,000 और कहाँ तुम यहाँ पहुँच गए एकदम से? सर थोड़ा बहुत क्रिप्टो में भी किया था, और एनएफटीज में तो मेरा एक बार बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। दैट आई कैन सी। बट क्या, ऐसा क्या पॉइंट था जहाँ पे तुम्हें इतना बड़ा मूवमेंट मिला? क्रिप्टो ने ही क्या इतना बड़ा प्रॉफिट करवा के दिया, या इक्विटी मार्केट से लेके आए हो? सर क्रिप्टो ने ही इतना बड़ा प्रॉफिट दिया है। ओके, और कितने टाइम में? सर मैं जब सीख गया था, यानी जो स्ट्रैटेजी बन गई थी, तब 1 महीने के अंदर में जितना भी लॉस किया था 7-8 महीने में, वो सब रिकवर हो गया था। और उसके बाद तो मुझे जब पता चला कि ये तो हो रहा है, अब तो मुझसे होगा सर, तो मैं दिन दिन भर ट्रेड करता रहता था सर। एनालिसिस करो ट्रेड करो, एनालिसिस करो ट्रेड करो, तब मैं कैपिटल बढ़ा था। तब मेरा माइंडसेट भी ऐसा बन गया था कि प्रॉफिट और लॉस में कुछ भी नहीं चाहिए, बस ट्रेड करना है। और इतना अच्छा रिस्क मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा था। तब मैं पर डे रिस्क लेता था 5%, और टारगेट 15% का रखता था। और कंपाउंडिंग वो बना दिया है यहाँ पर, यहाँ तक का। क्या स्पेसिफिक तुम्हारे स्ट्रेटजीज क्या है टू एनालाइज? व्हाट थिंग्स डू यू लुक एट, चाहे इक्विटी मार्केट हो प्राइमरी, या चाहे इधर क्रिप्टो में? सर पर्सनली बोले तो मुझे डाइवर्जेंस बहुत पसंद है, प्राइस वॉल्यूम का हो या प्राइस आरएसआई का। हम्म। क्योंकि डाइवर्जेंस एक मार्केट का हिडन सेंटीमेंट दिखाता है, कि मार्केट में ऊपर से तो दिख रहा है कि बायर ज्यादा है, सेलर ज्यादा है, लेकिन अंदर से क्या है, मार्केट मार्केट का अंदर का फीलिंग क्या है, वो चाहता क्या है, आगे क्या करना चाहता है। तो मुझे डाइवर्जेंस बहुत पसंद है। डाइवर्जेंस के बारे में बस मैं सिंपल ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर देखता हूँ कि हायर हाई बना रहे हैं या लोअर लो बना रहे हैं, इतना में हो जाता है सर मेरा। थोड़ा और एक्सप्लेन करो, अ बिट मोर। लाइक तुम्हें अगर ट्रेड प्लेस करना है अभी, तो तुम, और मान लो कि पूरा दिन ट्रेड प्लेस करना है, तो तुम शायद इन चीज़ों के बियॉन्ड भी जाओगे, इधर उधर थोड़ा इम्प्रोवाइज भी करोगे। वो क्या सब होता है? हाँ, मैं बस इतना इतना सिंपल स्ट्रैटेजी नहीं था। मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज करता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी, वो सब। क्योंकि वहां पे ऑर्डर फ्लो ज्यादा मिलता है मुझे, और उसमें से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा आ जाता है। 15, या कभी कभी मेरा 30-35 भी चला जाता है।
बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आता है, तो मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट फॉलो करता हूँ। तो पहले मेरा स्टेप रहेगा कि देखना है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट क्या कहाँ जा रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम देखूंगा, लॉन्ग टर्म में मार्केट हायर है बना रहा है या लोअर लो। उसके बाद मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाऊंगा 15 मिनट में। वहां पे मैं स्पॉट करूंगा कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे हैं, लिक्विडिटी वो कहाँ कहाँ पे है ज्यादा। उसके बाद मैं 5 मिनट में शिफ्ट होकर ट्रेड प्लेस करूंगा। दिस वर्क्स फॉर यू मोर और लेस हमेशा यही? यस सर। और ये काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स के बाद, काफ़ी बैक टेस्टिंग के बाद कंफर्म हुआ होगा। कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में? बैक टेस्टिंग करने में मुझे पूरा कहीं 3 महीने लगे थे सर। पूरा अच्छे से बैक टेस्ट किया। मेरा जो टाइमिंग रहता था उसमें ही बैक टेस्ट किया मैं। अगर 3 से लेकर 4 बजे का ट्रेड करता हूँ तो उस टाइम का ही बैक टेस्ट किया था, एक पूरा बैक टेस्ट किया था। 3 महीने लगे थे सर पूरा बैक टेस्ट करने में। अगर तुम्हें लगता है यार कि ऐसा कुछ होता अपने एजुकेशन सिस्टम में कि जब तुम पढ़ाई कर रहे हो 9th 10th में, तुम्हें स्टॉक मार्केट भी सिखाने लग जाते हैं +1 +2 में भी, और कोई आगे डिग्री भी होती, ताकि तुम एक्चुअल में एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट ट्रेडर बन पाते? डू यू थिंक सो? ये सर मुझे भी तो वो लगता है, वो होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हमें पर्सनल फाइनेंस का भी बहुत एजुकेशन मिल जाता। और यहाँ तो वो स्टॉक मार्केट की बात तो अलग है, वो तो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड है। लेकिन यहाँ पे हमारा एजुकेशन सिस्टम में पर्सनल फाइनेंस के बारे में भी कुछ सिखाया नहीं जाता। बच्चे आगे जाके बहुत अच्छे से जॉब भी करते हैं, बहुत अच्छे से बिजनेस भी करते हैं, पैसा भी बहुत अच्छा आता है, कैश फ्लो भी उनके हाथ में, बहुत ज्यादा पैसा के कारोबार करते हैं। लेकिन उनका पर्सनल फाइनेंस में वीक होने की वजह से सारा डुबा देते हैं। आपने शायद डिटेल में भेजा था कि आप फिबोनाची रिट्रैक्टमेंट्स पे भी कुछ ना कुछ एनालिसिस करते हो। हाँ, वो मैं वो डाइवर्जेंस में ज्यादातर ट्रेड करता हूँ। और जो फीब में जो होता है, जो फिबोनाची पे बोल रहे हैं आप, वो दुनिया के हर एक चीज में यूज होता है। फीब होता है जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, दुनिया के हर एक चीज में, किसी को भी उठा के ले लो, एक फोटो से लेके एक डिजाइन तक, एक फ्लावर से लेके एक पेड़ तक, सब में यूज होता है। तो वो स्टॉक मार्केट में भी उतना ही काम करता है जिससे पूरा दुनिया में करता है। थोड़ा एक्सप्लेन करो क्या होता है ये, और कैसे दुनिया की हर चीज़ में होता है ये? पहले पहले सर देखिए, हमारे जो फिबोनाची नंबर्स है वो ऐसे होते हैं कि पहले 2 नंबर का जो सम होगा उसका तीसरा नंबर आएगा। पहले हमारे जीरो से स्टार्ट होती है, उसके बाद वन आती है, 0 + 1 = 1। उसके बाद 1 + 1 = 2। उसके बाद 2 + 1 = 3। 3 + 2 = 5। हमारे नेचर में जितना भी नंबर होते हैं, यानी कि फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं, वो इसका नंबर में रहता है, या तो 1, 2, 3, 5, 8, 13, ऐसा ही कुछ रहेगा। उनका बीच में कोई भी नंबर नहीं रह सकता। नेचर ऐसा ही डिजाइन हुआ है। हाउ डू यू नो दिस? सर मैं रिसर्च करता हूँ सर, थोड़ा पढ़ाई बहुत। भी करते हो, रिसर्च भी करते वो हो, मैथमेटिक्स। हाँ, बीट बॉक्सिंग भी करते हो? इतना अच्छा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ सर। कॉल ऑप्शंस राइटिंग में व्हाट्स योर स्ट्रेटजी? हाउ डू यू, और मैं इक्विटी मार्केट की बात कर रहा हूँ अगर यहाँ पे। मैं पहले मैं सबसे ज्यादा शॉर्ट साइड में फोकस करता हूँ, यानी कि मैं डाउन में ज्यादा बिलीव रखता हूँ, शॉर्ट में ज्यादा बिलीव रखता हूँ। मेरा ज्यादातर ऑर्डर्स भी सेल ऑर्डर्स ही देखे होगे, अगर आप मेरा ट्रेड हिस्ट्री भी देखोगे। तो मैं पहले आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट ढूंढता हूँ जिसमें वोलेटिलिटी भी थोड़ा कम हो, और जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ही कम हो, आईवी जिसका बहुत कम हो, और टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा हो। यानी कि मैं फ्राइडे या मंडे को ही ट्रेड लेता हूँ और पूरा कंटिन्यू करता हूँ, एग्जिट नहीं करता मैं। पूरा एक एक ट्रेड एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद कॉन्फिडेंस के साथ हेजिंग भी नहीं करता, बस एक ट्रेड प्लेस करता हूँ पूरा आखिरी तक, जीरो होने तक। चलो ये तो तुमने स्ट्राइक प्राइस पिक कर लिया डीप ओटीएम या ओटीएम में जाके, बट किस बेसिस पे? आईवी चेक कर लिया होगा, बट देन दिस कैन ऑल्सो बी वेरी रिस्की ना? हाँ, मैं थोड़ा बहुत टेक्निकल्स भी देखता हूँ, उसके बाद मेरा मार्केट सेंटीमेंट भी देखता हूँ, मार्केट कहाँ जा सकता है। उसके बाद ऑप्शन चेन को भी ज्यादातर फोकस करता हूँ, तब जाके बनती है सर। जनरली जो बोला जाता है विवेकानंद इज़ कि आप हम्म। ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए, या डीप ओटीएम मत हाँ। कीजिए, सिर्फ ओआई या हाँ। सिर्फ आईबी को देख के मत ट्रेड प्लेस कीजिए। बट देन यू आर सेइंग कि आप यही चीज़ें देखते हैं और दिस इज़ वर्किंग फॉर यू। क्या इसके अलावा कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है? आप स्ट्राइक प्राइस यस सर। जब पिक कर रहे हो या एक्सपायरी डेट पिक कर रहे हो, तो कुछ तो अलग देखते होगे। सर मैं बस टेक्निकल्स में डाइवर्जेंस देखता हूँ और मार्केट का क्या आ सकता है वो देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ऑप्शन सेलिंग है ना, उसमें यानी प्रोबेबिलिटी आपके ही पास है, आप प्रॉफिट लेके जाओगे घर। क्योंकि मैं अगर 5 सजेशन दूं, एग्जाम्पल, मैं ऑप्शन राइटर हूँ, आप ऑप्शन बायर है। हम्म। मैं एक कॉल का बेचा हूँ, एक एक बेचा हूँ कि मुझे लग रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा।
तो इसलिए मैं बेच रहा हूँ। आपको लग रहा है कि प्राइस प्राइस ऊपर जाएगा, आप खरीदो। अगर प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाती है तभी आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन मुझे प्राइस अगर वैसे साइडवेज भी जाए मुझे प्रॉफिट होगा, बहुत थोड़ा ऊपर जाए तो भी मुझे प्रॉफिट होगा, थोड़ा नीचे जाए तो भी मुझे प्रॉफिट होगा, बहुत ज्यादा नीचे जाए तो भी मुझे प्रॉफिट होगा। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी मेरे पास रहता है। तो इसलिए मैं फोकस करता हूँ कि एक ट्रेड लूँ, कॉन्फिडेंस से लूँ और लास्ट तक होल्ड करूँ। कभी कभी मैं एग्जिट भी कर लेता हूँ जब मुझे लगता है कि ये मेरा फेवर में नहीं है तब। ओके, बट इसमें यार प्रॉफिट कितना को होता होएगा? ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो कैपिटल भी इतना नहीं यूज़ करते, तो प्रीमियम बेसिकली यू आर मेकिंग मनी फ्रॉम प्रीमियम। बट वही चीज़ है कि तुम तो चाहोगे ना कि उसको मैं लास्ट तक लेके जाऊँ, सो दैट यू मेक द मोस्ट ऑफ इट। हाँ बट कितना को निकाल, मतलब पैसे नहीं पूछ रहा, बट कितनी की प्रोबेबिलिटी रहती है कि तुम्हारा प्रॉफिट जो है वो मॉनेटरी लेवल पे ठीक ठाक हो? सर, प्रॉफिट तो वैसे ठीक ठाक ही आ जाते हैं, क्योंकि मेरा प्रो मैं जो स्टॉक्स में जो करता हूँ, यानी कि ऑप्शन राइटिंग जो करता हूँ, उसका मेरा बैक टेस्टिंग का रिजल्ट आता है, मेरा एक्यूरेसी अराउंड 63 से 64% का है। तो इसलिए ऑड्स तो बहुत ज्यादा फेवर करता है मुझे। और मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी 1:3 रखता हूँ। रिस्क तो मैं बहुत कम ही लेता हूँ, जो और ट्रेल भी कर लेता हूँ स्टॉप लॉस कभी कभी। ओके, इसमें व्हेन यू आर डूइंग योर ऑप्शन सेलिंग थिंग, आपकी पोजीशन भी नेकेड है, कोई टूल का इस्तेमाल करते हो? जैसे बहुत सारे एक दो टूल्स भी होते हैं, ऑप्स्ट्रा है, तेरा अदर वन टू सॉफ्टवेयर्स, डू यू यूज सॉफ्टवेयर्स? सर, एक सॉफ्टवेयर है शायद, वो मैं खरीदा था अलग से। उनका नाम शायद बूटस्ट्रैप है, वैसा कुछ रहेगा। वो मैं खरीदा था अराउंड 2-3 थाउजेंड में। वो थोड़ा, वो मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है। उसका जो रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छा देता है। उसमें से मैं स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, बैक टेस्ट भी करके देता है, वो वाला सब। ओके, जितना प्रॉफिट आज तक एक ट्रेड में, स्टॉक मार्केट के ट्रेड में हाईएस्ट प्रॉफिट कितना देखा है? और साथ में ये भी बताओ, हाईएस्ट लॉस कितना देखा है? सर, हाईएस्ट प्रॉफिट की बात करें तो मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट जो गया था अराउंड 27 या 28% का गया था। और हाईएस्ट लॉस गया था, मैं तो अकाउंट उड़ा चुका हूँ बहुत बार, इसलिए हाईएस्ट लॉस तो वही गया होगा। लेकिन जब मुझे ट्रेडिंग आ गई, उसके बाद का जो हाईएस्ट लॉस गया था कहीं 3% या 5% तक, वैसा कुछ। ऑप्शन सेलिंग में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? सर, मैं 1:3 लेता हूँ सर। ज़्यादा लालची नहीं हो तुम? यस सर, थोड़ा तो। बट ये चेंज हुई है ओवर पीरियड ऑफ टाइम या शुरू से यही थी? सर, शुरू से यही थे। लेकिन ओके। पहले जो मैं ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट हुआ, मेरा मेरे पास जब कैपिटल है, तब मैं ऑप्शन सेलिंग जब ट्राई कर रहा था, तब मुझे कुछ इतना ऑप्शन सेलिंग के बारे में इतना अच्छा भी नहीं लगता था, क्योंकि वो तो मुझे लगता था ये अनलिमिटेड रिस्क है, मैं रिस्क में पावर डालने जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं कुछ दिन ट्राई किया, 2-3 महीने गए, उसके बाद लगा तो ऑप्शन सेलिंग सबसे इजी काम है। ऑप्शन बाइंग से तो बहुत इजी है। सेफ स्पॉट है ना, बट रिस्क प्रॉफिट भी लिमिटेड ही हो जाता है ना। तो मन नहीं करता कि ऑप्शन बाइंग में जाके थोड़ा यार रिस्क लूँ और प्रॉफिट ज़्यादा कमाऊँ? सर, ऑप्शन बाइंग में अगर जाओगे तो रिस्क भी ज्यादा है, रिवॉर्ड भी ज्यादा है, और टाइम भी कंज्यूम ज्यादा करता है एनालिसिस करने में। तो मैं प्रीफर करता हूँ ऑप्शन सेलिंग करने में। और ज्यादातर देखिए, जो मैच्योर मार्केट है, जैसे सिंगापुर का मार्केट ले लीजिए, उसमें ऑप्शन का इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशनल है और सारे अच्छे ट्रेडर, उन्हें पता है कि ऑप्शन सेलिंग में ही फायदा है। तो कोई बायर ही नहीं है तो उसमें ऑप्शन का इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। तो वैसे मैं ऑप्शन सेलिंग ही ज्यादा पसंद करता ओके, ओके। अभी +1 में हो? हूँ। यस। क्या क्या फील्ड में हो? कॉमर्स में। हाँ। कॉमर्स में। क्या सोचा है आगे? सर, आगे सोचा हूँ कि ग्रेजुएट तो बनना है, उसके बाद। उसके बाद? वही तो सवाल है मेरा। सर उसके बाद सर उसके बाद ट्रेडिंग में शिफ्ट हो जाऊंगा। ये पापा ने मम्मी ने सुन लिया तो? सर, वो उन्हें पता है सर। अच्छा, तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम फुल टाइम ट्रेडर बनने बनने वाले हो ग्रेजुएशन के बाद? सर, फुल टाइम ट्रेडर तो नहीं, मैं अब प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कैपिटल थोड़ा बड़ा करके मैं इन्वेस्टिंग में शिफ्ट हो जाऊंगा और बिजनेस में फोकस करूंगा। मुझे ट्रेडिंग तो करना है, लेकिन मैं बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। बिजनेस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, फिजिकल बिजनेस है। बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या अपना बिजनेस बनाना? अपना बिजनेस बनाना है सर। किस कुछ है थॉट प्रोसेस, ऐसा कुछ करूंगा मैं, ऐसा बिजनेस क्या? अभी नहीं? सब वैसा तो कुछ नहीं सोचा, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि कुछ अच्छा प्रॉब्लम लूंगा और एक सोल्यूशन बनाऊंगा, उसके बाद एक ब्रोकिंग का ही कुछ बिजनेस करूंगा।
बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो ब्रोकर को होता है, जो बीच में रहता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ब्रोकिंग का कुछ मॉडल बनाऊंगा। ओके, तुम्हें क्या लगता है कि ब्रोकर ब्रोकर का काम क्या है, कितना प्रॉफिट कमाता है? व्हाट एज ऑफ नाउ एट योर एज क्या अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी इस चीज़ों को लेके? सर मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छा कोई बिजनेस होगा जिसमें रिस्क भी कम है, रिवॉर्ड भी ज्यादा है, तो वो ब्रोकिंग का बिजनेस है। कौन सा भी फील्ड ले लो, उसका ब्रोकर वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। नहीं, बट इंडिया की ब्रोकिंग इंडस्ट्री में तो बहुत सारे कंप्लायंस हैं, मसले हो जाते हैं, ब्रोकर पैसा देना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है करोड़ों रुपए, तो रिस्क तो है। हाँ आगे इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग में ही रहने वाले हो, कुछ और करना है? सर, मैं सोच रहा हूँ, और मैं ऑप्शंस छोड़ के, और मैं, यानी कि मैं स्टॉक का ऑप्शन छोड़ दूंगा सर। मैं क्रिप्टो में ही ऑप्शन ट्रेड सेलिंग करूंगा बस। ये तो तुमने दिल तोड़ने वाली बात कर दी विवेकानंद। ओके, क्रिप्टो में तुम्हें लेवरेज ज़्यादा मिलती है ना? हाँ। क्रिप्टो का मार्केट भी थोड़ा अच्छा रहता है क्योंकि उनका कोई आउटसाइडर इन्फ्लुएंस नहीं होता। यानी कि एक बंदा चाहे तो वो हिला नहीं सकता, ना डिमांड चेंज कर सकता है ना सप्लाई चेंज कर सकता है, इतना बड़ा मार्केट है। और पूरा 24 घंटा खुला रहता है। मैं अपना टाइम निकाल के जब भी मन करे, मेरा एक टाइम निकालूंगा, उसमें ट्रेड कर सकता हूँ, इसलिए वो अच्छा लगता है। मैं इस चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड होऊंगा जब 3-4 साल बाद तुम बीकॉम कर चुके होगे और स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ कर रहे होगे और सोचोगे कि मैं तब क्या कह रहा था, आज वही कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ। मैं उस चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड होगा। आई होप कि जो तुम्हारे प्लान है वैसे ही रहे। सर मेरा प्लान वैसा ही है कि मैं ट्रेडिंग में ही रहने वाला हूँ। यार, तुम्हें बिजनेस कंपनी जो होती हैं, ये स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होती हैं जो, उनके उनकी समझ है क्या होती हैं वो, किस तरह से उनको देखा जाता है? यस सर, बहुत अच्छे से समझे सर। अब उसके बारे एग्जाम्पल में दो। पढ़ भी रहा हूँ सर, कॉमर्स में। सर। एग्जाम्पल दो। जैसे मान लो कि तुम्हें दो कंपनियां मैं देता हूँ, एक है टाटा मोटर्स, एक यस सर। है अदानी एंटरप्राइजेस। ये दो कंपनियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा टेक्निकली बताओ, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि इन दो कंपनीज को तुम किस तरह से देखोगे, क्या देखोगे इनमें? तो पहले मैं एक इंडिविजुअल पर्सन की तरह देखूंगा एक कंपनी को। और वो एक लोन के जैसा, यानी कि स्टॉक मार्केट का अगर बोलने जाए, तो उनका कुछ आउटसाइडर फंडिंग चाहिए। तो अगर वो एक बैंक से लोन लेके जाए कि एक इंडिविजुअल से लोन लेके, उन्हें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और उसके बाद उन्हें आंसर भी देना पड़ेगा, और उनका जो प्रॉपर्टी एसेट्स है वो भी सीज हो सकता है अगर उनका लोन रिपे नहीं कर पाए। और इसलिए वो पब्लिकली लिस्ट करते हैं अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में, ताकि वो क्राउड से फंड ले से उनके बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए। और उनसे पॉपुलैरिटी, एडवर्टाइजमेंट्स और उनका ब्रांड का इमेज भी थोड़ा बहुत सुधरता है। थोड़ा बोलने जाए या ना बोलने जाए, लेकिन उनका ब्रांड का वैल्यू बहुत सुधरता है। मैं तो ये बोलना चाहूंगा, जो कंपनीज स्टॉक में लिस्टेड होते हैं, वो आप ये सोच के चलो कि जो बंदा आप में इंटरेस्टेड है, वो बात करेगा आपके बारे में। यानी कि जो कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में, आपको लगा होगा कि वो बस अ, यानी कि फंड ले रहा है और अपने कंपनी का इक्विटी दे रहा है, लेकिन वो एक एडवर्टाइजर भी खरीद रहा है उनके बारे में बोलने के लिए। ब्रांड का वैल्यू भी थोड़ा बहुत सुधरता है, और खराब परफॉर्म करेगा तो बिगड़ता भी है। ओके, अभी तुम +1 में हो, 2-3 साल हो गए हैं तुम्हें ट्रेडिंग करते हुए। अभी जब तुम बात करते होगे यस सर। अपने आसपास के दोस्तों के साथ, तो थोड़ा सा तो एक शो ऑफ बनती होगी ना, थोड़ा सा एक अलग रेपुटेशन बनती होगी ना? सर पहले तो मैं इतना शो ऑफ नहीं करता हूँ, और ना मेरा अपना जो प्रॉफिट है वो सब निकालता हूँ या मेरा पैसा यूज करता हूँ। मैं बस अच्छे हम्बल लेता हूँ, जैसे मार्केट के साथ हम्बल लेता हूँ वैसे वर्ल्ड के साथ भी हम्बल लेता हूँ। और अपना मिनिमलिस्टिक मिनिमलिस्टिक अप्रोच के साथ चलता हूँ, जितना कम से कम खर्चा कर सकूँ। अगर फ्रेंड को भी बोलने लगो, वो फ्रेंड बोला लगे, ये उनको भी अच्छा नहीं लगेगा ना। फ्रेंड इसलिए बनते हैं, उनका कोई कॉमन इंटरेस्ट रहता है, उनका कोई वैल्यू सेम रहता है। यानी कि मैं 11th में हूँ, मेरे साथ 11 में है, आप ट्रेडर हो, मैं ट्रेडर हूँ। कॉमन इंटरेस्ट है, इसलिए हम फ्रेंड्स हैं। अगर उनका इंटरेस्ट भी अगर एक दो भी अलग हो गया ना, बहुत ज्यादा अलग हो गया, तो वो फ्रेंड्स नहीं रहेगा। वो रिस्पेक्ट अलग आ जाएगी, कैजुअल नहीं रहेगा, वो फॉर्मल बन जाएगा। इसलिए मैं सबके साथ हम्बल लेने की कोशिश करता हूँ, सबको हेल्प भी करता हूँ। क्या बात है यार विवेकानंद, जो नाम है ना तुम्हारा, सोच भी वैसी है यार। सीरियसली, बहुत क्लैरिटी है थॉट प्रोसेस में, एंड स्टे द वे यू आर, हम्बल। बट ये वीडियो जब आ जाएगा तब तो सबको पता लग जाएगा। सर मेरा रिक्वेस्ट है, अगर
बीप साउंड दे सकते हो तो दे दीजिए, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। ओके। तो जो कैपिटल अमाउंट होएगा ना वो हम बीप कर देंगे, जो परसेंटेज है वो तो यस एज इट सर। इज रख सकते हैं। हाँ, ओके। वो रख सकते हो सर। ओके। जो वीडियो पूरी देखेगा और उनको पता लग जाएगा कि लास्ट में ये बात हुई है, तभी बीप किया है हमने। ओके। यस सर। बहुत बहुत मज़ा आया विवेकानंद। फ्यूचर प्लान्स भी पता लग गए अब तो अपने को, पास्ट भी पता लग गया, प्रेजेंट भी पता लग गया। तुम इतना इतनी क्लैरिटी रखते हो लाइफ में कि तुम सोच चुके हो कि 2030 या 2032 में तुम मतलब 7-8 साल बाद क्या कर रहे होगे? सर मैं पहले ग्रेजुएट होने के बाद थोड़ा बिजनेस पे फोकस करूंगा। उसके बाद 5-6 साल के बाद मेरा बिजनेस जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, या मैं लाइफ में जिस भी पोजीशन में हूँ, मैं पहले 1-2 साल के लिए मॉन्क बनूंगा सर। मेंटल पीस के लिए कहीं जाऊंगा सर। उसके बाद जाके मैं फिर से ज्वाइन करूंगा, अगर वहां पे अच्छा लगा तो वहां ही रह जाऊंगा। बहुत ही अलग लीक में चलते हो विवेकानंद। क्यों मॉन्क क्यों बनना है? सर मुझे लगता है कि जो सेंसरी प्लेजर्स है और ये जो वर्ल्ड है वो बहुत अच्छा है सर, सबको खुशी करने के लिए, खुद भी खुश रहने के लिए। लेकिन जो एक्चुअल में खुशी है जो कभी खत्म ही ना हो, उसके लिए आपको मेंटल पीस चाहिए सर। ये अगर आप अच्छे कुछ खा रहे हो, खाने के बाद खुशी नहीं लगती। अच्छे कुछ गाना सुन रहे हो, गाना खत्म होने के बाद अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो खुशी खत्म हो जाएगी जो सेंसेस से मिलती है। जो खुशी रहेगी वो है मेंटल पीस, मेंटल प्लेजर्स। ऐसा लग रहा है कि मैं मेरी मेरी आत्मा नहा रही है आज। आई एम गेटिंग अ क्लेंजिंग माई सेल्फ। सीरियसली सुपर पावरफुल थॉट्स यार, एट दिस एज स्पेशली। ऐसे ही रहना विद सच नाइस थॉट्स एंड क्लैरिटी इन लाइफ। एंड थैंक यू दिस सर। पॉडकास्ट विल बी आउट वेरी सून। एंड होपफुली काफ़ी लोगों को अपने माइंडसेट को समझने में और ये देखने में इंस्पिरेशन मिलेगी कि यार छोटी उम्र से ही क्लैरिटी लाइफ में कितना हेल्प करती है। और क्लैरिटी जितनी जल्दी आ जाए उतना बढ़िया रहता है सबके लिए। सर वैसे तो मैं आपको भी थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं। जो आप शॉर्ट्स भी डालते हो ना, वो आप जो एंजॉय करके डालते हो, वो में एक खुशी आ जाती है सर। जैसा भी मूड हो, बस एक स्माइल आ जाती है सर। मन यही करता है यार कि बहुत अच्छा। चीज़ को समझ के अंडरस्टैंड करके आप तक पहुंचाया जाए, सो दैट आपको भी वो सिंपल तरीके से समझ में आ जाए रादर देन कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस टर्म्स, जार्गन्स, जार्गन बोले हैं अगर हम, तो उन फिर उससे समझ नहीं आता है, उससे लगता है कि बस पहुंच गया कुछ। आप जो एंजॉय करते हो वो अच्छा लगता है सर। इन्फॉर्मेशन तो सब प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एंजॉयमेंट और एक खुशी वो आप ही करते हो सर। सो काइंड ऑफ यू यार, सो काइंड। ठीक है, टेक केयर। बहुत अच्छा लगा विवेकानंद टू टॉक टू यू। थैंक यू एंड सर। हमारा टीम माइट रीच आउट टू यू फॉर दिस। और मैं इसका इंट्रो अलग से बनाऊंगा बाद में। अब नाउ आई अंडरस्टैंड यू मोर, तो मैं और अच्छे से बना सकता हूँ। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट यस। वीकेंड एंड हैव अ ग्रेट लाइफ एज वेल। टेक केयर। थैंक बाय। यू सर। थैंक यू सर।